हाय फ्रेंड्स, मैं जादूगर मधुबन शर्मा अपने घर अम्बाह पूट रोड गली नंबर 10 से निकल चुका हूँ प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जाने से लेके आने तक और खाने से लेके पीने तक, घर से संपूर्ण यात्रा में क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, सुगमता और सरलता से आप कैसे जा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस बुकिंग नहीं, ट्रेन नहीं मिल रही, तब भी आप कैसे जा सकते हैं, यह संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया वहां पर कैसा है, मंत्रिमंडल का एक्शन वहां पर क्या है, बस से जाने में क्या दिक्कतें हैं, ट्रेन से जाने में क्या परेशानियां हैं। कुछ लोग बस से न जाके ट्रेन से जा रहे हैं और कुछ लोग ट्रेन को छोड़कर बस से जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वहाँ पर नागा बाबाओं की क्या भूमिका है, क्या वहाँ पर जाके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए या नहीं। इस कंप्लीट वीडियो में आपकी कोई ऐसी त्रुटि नहीं रह जाएगी जिस प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश ना करूं। हालांकि मैं ग्वालियर से बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जाने वाला था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस ग्वालियर से 9:08 पर थी, जो बनारस के लिए जाती है। शाम को 9 बजे से आप यात्रा करेंगे, मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपको प्रयागराज में स्टेशन पर छोड़ देगी। बट जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है ना, ये जीवन इतना सरल नहीं होता है। फाइनली जब मैंने ट्रेन का शेड्यूल 7 बजे देखा, तो शेड्यूल में मैंने पाया कि ट्रेन रीशेड्यूल होके रात में 2 बजे हो चुकी है। मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि अब तो बाई बस निकलना है। बाई बस के लिए भी बस वाले जो भाई साहब थे उनसे फ़ोन पे बात करी मैंने कि भाई सीट मिल जाएगी या नहीं। बोले आप आ जाइए, सीट मिल जाएगी। लेकिन आपको पता है कि इस दुनिया में झूठ बोलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद एक बस छोड़ी, 2 बस छोड़ी, बोले भाई साहब आपकी इस बस में व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मुझे तो जाना ही था। मैंने कहा ठीक है, बिना सीट के ही चला जाऊँगा मैं। और बस भी मतलब ये क्या है कि अपना टोल टैक्स बचाने के लिए जहाँ जहाँ से घुमा के बस को ले गए, जो 10-12 घंटे का सफ़र था, उन्होंने इसी सफ़र को 20 घंटे का बना दिया। इस समय प्रयागराज की वजह से प्रयागराज क्षेत्र में चारों तरफ से जाम लगा हुआ है। चाहे आप ट्रेन से जाएं, चाहे आप बस से जाएं, आप पर्सनल गाड़ी से जाएं, आपको जाम का सामना ही 2-4 घंटे का करना ही पड़ेगा। दिक्कतें ये हैं कि आप जब जाते हैं तो आपको 8-10 किलोमीटर पीछे बस छोड़ देगी, ट्रेन भी आपको संगम पर छोड़ देगी। बस उसके बाद भी आपको 8-10 किलोमीटर, और या लास्टली आप कहीं भी पहुंच जाते हैं छोटा मोटा सपोर्ट मोटरसाइकिल का, ई रिक्शा के लेके, तब भी 4 से 5 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। या फिर आप वहाँ के लोकल के रहने वाले हैं तो आप फिक्स जगह जानते हैं, शॉर्टकट रास्ते जानते हैं, जहाँ से पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, उन रास्तों के अलावा भी आप रास्ते जानते हैं, तो आप आराम से संगम स्नान करके आ सकते हैं 2-3 किलोमीटर। और आप फाइनली 1 किलोमीटर तक भी चल सकते हैं, वहाँ तक भी मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं। बट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कैसे भी करके जाम में फंसते हुए हम लोग इलाहाबाद संगम में पहुँच चुके। यहाँ पर आपको यमुना जी का नया रेलवे ब्रिज देखने को मिल जाएगा, सड़क ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा, गंगा जी का जो पुराना ब्रिज है वो भी देखने को मिल जाएगा, यमुना जी का जो नया ब्रिज है जिसे हैंगिंग ब्रिज के नाम से जाना जाता है वो भी देखने को मिल जाएगा। संगम के लिए, संगम मार्ग जहाँ पर आप स्नान कर रहे हैं वहाँ पे कई सारे 10, 15, 20 नहीं बल्कि शायद 30 या 35 पुल बना रखे हैं। पुल क्रमांक के नाम से हैं, नंदी द्वार हैं, महाकुंभ द्वार है, संगम है, ऐसे करके अलग अलग उन घाटों के नाम हैं। वहाँ पर बिछड़ने का कॉलम, मतलब मैं तो बोलूँगा कि अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आप वहाँ बिछड़ नहीं सकते, चाहे कितना भी बड़ा महाकुंभ हो। परेशानी तो थोड़ी आपको आएगी, जहाँ पर 10 मिनट के चीज़ें ढूंढने में आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये विश्व लेवल का कुंभ है और भारत के हर कोने से, चाहे आप उत्तर भारत को ले लो, उत्तर भारत तो है ही इसमें, मध्य भारत, संपूर्ण दक्षिण भारत से भी लोग आए हैं। मैंने जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे नोटिस करी, मैंने पाया कि वहाँ पर मुझे हर स्टेट की गाड़ी मिली। हालांकि जब भी मैंने 2-4 घंटे में जो नोटिस किया, मुझे केरला की गाड़ी वहाँ पे नहीं मिली, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, सब की गाड़ी मुझे इतनी तादाद में मिली, इतनी मात्रा में मिली कि मैं सोच भी नहीं सकता।
भीड़ है, भीड़ की वजह है, लेकिन उस समय जो भीड़ को देखने के बाद जो मुझे खुशी महसूस हो रही थी ना, वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब आते हैं प्रशासन के रवैये की बात पर। प्रशासन का रवैया इतना मतलब सुंदर लगा मुझे कि शायद इससे अच्छी कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आगे अगर ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहें हर जगह के लिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। लेकिन जो व्यवस्था इस बार मैंने देखी, योगी सरकार जी का मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि योगी जी, आप जैसे नेता की ज़रूरत है देश को। हालांकि अब मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा, लेकिन योगी जी के द्वारा जो व्यवस्थाएँ करी गई बड़ी अच्छी की गई हैं। छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं घर परिवारों में, ज़िलों में, ठीक है, उनको मद्देनज़र साइड करने में ही भलाई है, क्योंकि जो चले गए वो आ नहीं सकते। वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनके कोई देखने वाले नहीं हैं। चलिए उस बात को साइड में कर देते हैं। मतलब आप ये मोटरसाइकिल पे एक आदमी हैं, दो हैं, चार हैं, हेलमेट है नहीं है, गाड़ी में सीट बेल्ट है नहीं है, ये सब चेक करने के लिए वो वहाँ नहीं है। आप संपूर्ण यात्रा को, आप महाकुंभ स्नान को कितने आसानी से कर सकते हैं, ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। वो नहीं पूछ रहे हैं कि आप हेलमेट क्यों नहीं लगा के जा रहे, आप उल्टी साइड से क्यों जा रहे हैं, बस आप रुके ना, चलते रहिए। घाटों पर इतनी सुगम और सुदृढ़ अच्छी व्यवस्था की गई है। वो बोलते हैं कि 10 कदम यानी 10 मीटर पीछे ही घाटों से, वहाँ पर आप कपड़े वगैरह अपने चेंज करें, ताकि जो आगे स्नान कर रहे हैं घाटों पर, उन लोगों को आसानी से स्नान करने का मौका मिल सके। ठीक है, ये भी अच्छा है। वहाँ पर जो सीमेंटेड या रेत की बोरी हैं इस कदर लगाई गई हैं कि आप नहा के स्नान करके निकलते हैं, आपके पैर वगैरह उतने गंदे नहीं होते हैं। आप आराम से जूते में जाएं, चप्पल में जाएं, सैंडल में जाएं, आसानी से जा सकते हैं। लाइट की बेहतरीन व्यवस्था, माइक और साउंड की बेहतरीन व्यवस्था, और चलने के लिए रास्ते के लिए जिस रेत के ऊपर जो चद्दर बिछाई गई है, जो ट्राली और ट्रक में चद्दर लगती है, मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि कोई कहीं फंस जाए। बीच में प्रयागराज में ऐसे कुछ खाली रास्ते छोड़े गए हैं जिनसे जनता का, लोगों का आवागमन नहीं है कि कभी कोई इमरजेंसी दिक्कत हो जाए तो वहाँ से गाड़ियाँ, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आसानी से आ और जा सकती हैं। आते हैं साधुओं की बात पे। देखो, शुरू से ही मुझे साधुओं में, महात्माओं में विश्वास नहीं रहा है। आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है, मेरी अंतरात्मा बोलती है कि हाँ ये महात्मा है। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु नहीं हैं, हम पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, सब कुछ करते हैं। बट वहाँ पे जो रवैया मुझे देखने को मिला इस चीज़ के ओट में, जो लोग कर रहे हैं, मतलब डंडे मार रहे हैं, ये कौन सा आशीर्वाद है यार, है ना। और किसी के तो खोपड़ी तोड़ रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, एक नागा बाबा के बगल से मैं निकल रहा था। इस वीडियो में आप गौर से देखेंगे तो एक जगह वो सीन आएगा, ठीक है। तो मैं सच बता रहा हूँ, अपने मोबाइल को मैंने पॉकेट में डाल लिया, क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं है भाई, यहाँ किससे शिकायत करोगे, किसको बोलोगे, ठीक है। तो मैं ना, मेरे पिताजी घर पे आने के बाद बोल रहे, बेटा वहाँ पे नागा बाबा थे, आपको आशीर्वाद लेके आना चाहिए था। मैंने कहा भाड़ में गया ऐसा आशीर्वाद जो सीधा डंडे मार रहे हैं, बिना गाली दिए हुए बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरा मकसद था संगम स्नान करना। मैं स्नान करके आया फर्स्ट क्लास। हमारे साथ हमारे मित्र थे, जिसमें मुकेश जी थे, डीवीडी जी की इसमें अहम भूमिका रही है, जिनका पूरा नाम देवव्रत द्विवेदी जी है। उन्होंने जितना सहयोग मुझे स्नान कराने में किया, शायद उनका मैं आभार कभी भूल नहीं पाऊँगा। उनकी वजह से ही मैंने जो शॉर्टकट रास्ते देखे, मुझे अच्छा लगा उन शॉर्टकट रास्ते से भी जाना। और फाइनली प्रशासन का बहुत अच्छा काम रहा है। और साधु संतों की जो भूमिका थी वो भी मैंने बता दी। ऊपर 2 हेलीकॉप्टर परमानेंट अपना घूम रहे थे, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, सब व्यवस्थाएं सुदृढ़ थी। स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसमें आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। जिन स्त्रियों को, लड़कियों को वस्त्र चेंज करने, वहाँ चेंजिंग रूम बने हुए हैं, शौचालय आदि की व्यवस्था है अच्छी। अब जिस एरिया में शौचालय वगैरह, वहाँ थोड़ी गंदगी और बदबू तो रहेगी, और वो भी किसी और की वजह से नहीं, वो लोगों की वजह से। भाई आप स्नान के लिए जा रहे हैं, आप शौच के लिए जा रहे हैं, तो नित्य क्रियाक्रम जो आप करते हैं, पानी वगैरह क्यों नहीं भाई आप डाल रहे हैं। बाकी जितनी बाथरूम बनाई गई हैं, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे सफिशिएंट हैं। लोग उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं जितनी बनी हुई हैं। ऐसा हमें देखने में, सोचने में लग रहा है कि करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे ये व्यवस्थाएँ संचालित हो रही होंगी। बिल्कुल सुपर माहौल था, ठीक है। मतलब
मेरे पास शब्द नहीं है, इससे अच्छा माहौल हो नहीं सकता। इससे भी अच्छा मैं बताऊं कि माहौल हो ही नहीं सकता। थोड़ी महंगाई थी, महंगाई की वजह है, आप भीड़ जान ही रहे हैं। हर कोई आदमी, सरकार पैसे लगाती है तो पैसा वसूलना भी उसी का काम है। तो ठीक है, थोड़ी महंगाई थी, उतनी भी ज़्यादा नहीं थी। 20 वाली पानी की बोतल आपको 30 में मिल रही थी। कितना पानी पियोगे यार, 20-30 रुपये बढ़ जाएंगे बस। और 1-2 बार आप खाना खाओगे तो खूब, आप अगर मान लो कि जिस सफ़र में आप जाते हैं 2000 का आपका खर्चा आ रहा होगा, 2,500-3 हज़ार का हो जाएगा बस। इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो ट्रेन से जो सफ़र करके आए उनके मुँह से सुना वो वातावरण में मैं आपको बता दूं कि ट्रेन का सफ़र इतना खतरनाक है, इतना बेकार है इस समय में कि ट्रेनों की एक तो सफाई नहीं हो रही है, फर्स्ट बात। क्योंकि और जो प्रयाग संगम है प्रयागराज में, वहाँ पे उनका मकसद केवल एक ही है कि संगम स्टेशन है वहाँ पर भीड़ ना हो पाए। वो आपको कानपुर छोड़ दें, लखनऊ छोड़ दें, कहीं भी छोड़ दें, लेकिन वहाँ से ट्रेनें आपको छोड़ेंगी, चाहे स्पेशल ट्रेन है, आप वहाँ भीड़ नहीं कर सकते हैं। और ज़रूरी भी है उसके बाद आप जाएं। जिस बस से मैं उधर से वापसी में आ रहा था, मैं भी टुकड़े में ही आया वहाँ से। मैंने सीधा बस संगम से पकड़ी कानपुर के लिए, कानपुर से इटावा के लिए, और इटावा से महंगाओं, महंगाओं से हम अपने साथी वगैरह जो हमारे साथ के हैं वहाँ पे, उनके थ्रू हम अपने घर पे पहुँचे। यात्रा बड़ी शुभ रही, अच्छी रही, ठीक है, मज़ा भी बहुत आया यात्रा में। ये व्यवस्थाएं देख के जितनी मुझे खुशी मिली, बस इसका मैं बखूबी बखाना और नहीं कर सकता। लोग बोलेंगे वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग, बहुत ही ज़्यादा ओवर चीज़ें बोली गई हैं, बिल्कुल भी नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। ये चीज़ें थी। इस समय पूरा भारत संगममय हो गया है। जैसे एक समय था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी मूर्ति की, उस समय भी तो पूरी अयोध्या की वजह से पूरा भारत था वो राममय हो गया था, है ना। उस समय लोगों ने दीपावली ही नहीं, दीपावली से भी खतरनाक दीपावली मनाई थी, पटाखे चलाए, खुशियाँ मनाई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस समय संगम है, बिल्कुल संगममय बना हुआ है। फर्स्ट क्लास व्यवस्थाएं हैं, हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था है, मतलब घूम रहे हैं वहाँ पे, निगरानी रख रहे हैं, यही सब व्यवस्था हैं। ट्रेन से आवागमन में लोगों को बड़ी दिक्कतें थी। कुछ लोग ट्रेन से भाग भाग के सीधा बस पकड़ रहे थे। बोले कंडक्टर ये तक बोल रहा है कि सीट नहीं है, बोल रहे हमको बस में अंदर ले लो, सीट की ज़रूरत नहीं है। तो क्या स्थिति ट्रेनों की रही होगी ये मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैंने ट्रेन का सफ़र नहीं किया, जो लोगों से सुना वही आपसे बयान कर रहा हूँ। ये भीड़ के हिसाब से आप देखिए, रियल आवाज़ वहाँ पर क्या है वो अब मैं आपको सुनने के लिए छोड़ देता हूँ। उधमपुर की यात्रा फाइनली 2-3 मिनट के बाद हम लोगों ने वहाँ पर स्नान कर लिया। होने के बाद फाइनल संगम द्वार के पास वही स्नान था, उसे करके हम अपने घर को लौटे। मथुरा से करनाल के बीच में चोरी हुआ है। अगर किसी को कहीं जानकारी मिलती है तो आप हमें बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं वो जानकारी दे रहा हूँ, ऐसी कोई नहीं मिलता है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं गई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ। वहाँ पर क्या माहौल है, रियल आवाज़ क्या है, अनाउंसमेंट कैसे हो रहे हैं, ये सब आवाज़ आप सुनते रहिए। इसके अलावा जो नया रेल ब्रिज है, नया यमुना ब्रिज है, वो भी बन के तैयार हो चुका है। शायद मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। और फाइनली यहाँ से कैसे अनाउंसमेंट हो रही है, आप एक दूसरे को आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहले तो आपको संगम पता होना चाहिए, कौन से संगम घाट में, नंदी घाट में है, उस जगह का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, कौन से पुल के पास है, ब्रिज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जिस पे भी आपको वहाँ का नाम लेना है आपको। उसके बाद आप जो इलेक्ट्रिक पोल है उनके ऊपर पोल नंबर लगे हुए हैं, यहाँ पर उनको पोल की मदद से आप बता सकते हैं मैं इतने नंबर जिसमें पुल के पास, इतने नंबर पोल के पास खड़ा हुआ हूँ, ये ब्रिज नंबर है, ये पोल नंबर है, यहाँ पे ये घाट है, ये दरबार है, ये सब लगा हुआ है। तो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आना चाहिए, रोक रहा है, टोक रहा है, या व्यवस्थाएं बेहतरीन है, बोल रहा है, या पोल्स वगैरह देख के, ये जो द्वार बने ऐसा कुछ भी आपको आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस उच्च लेवल की व्यवस्था की गई होगी। आप जो देख रहे होंगे ये कचरा, ये वाकई कचरा नहीं है। जैसे आप कचरा समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी कचरा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लोग नहाने के लिए गए, ठीक है, आपके परिवार वाले भी नहाने गए, आप जिस पोल के पास खड़े हैं वहाँ से आप आगे स्नान के लिए गए, वहीं पे अपने कपड़े चेंज किए, तो गलती से जब आप पैकिंग करके निकलते हैं तो किसी का कच्छा छूट गया, किसी की बनियान छूट गई, यहाँ पे किसी की जो टॉवेल है वो छूट गई। उसके अलावा आप जो पॉलीथीन लेते हैं बिछाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, कुछ लोग तो उसको उठा लेते हैं, लेकिन उठाने योग्य एक्चुअली वो रह नहीं जाती है ना। कीचड़ पिचड़ पानी, इतने लोग स्नान कर रहे हैं तो भाई पानी तो रहेगा ही, रेत मिट्टी तो रहेगी, तो उसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है, उसको वो लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये कचरा परमानेंट जिस दिन से महाकुंभ चल रहा है उस दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। ये हर घंटे 2 घंटे में
सफाई चल रही है, यहाँ पर लोग लगे हुए हैं घाटों पर, जहाँ पर लोग आप कपड़े बदल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वहाँ पर झाड़ू लग रही है, साफ़ सफाई हो रही है। जो पॉलीथीन्स हैं, कवर्स हैं, कपड़े हैं, इनको सब रैपर्स को उठा के एक बोरी में भर भर के फेंका जा रहा है। शौचालय की जगह वहाँ पर फ्रेशनेस के लिए मशीनें लगी हुई हैं, टैंकर्स लगे हुए हैं, पानी की धुलाई की सफाई हो रही है, कचरा ले जा के फेंका जा रहा है बाहर। तो इतनी शुद्ध और उच्चतम व्यवस्था नहीं हो सकती। घाटों के पास साइड में जो फिक्स बॉर्डर्स लाइन बना रखी है, जिसमें आप स्नान कर रहे हैं, अंदर जाने पे गहराई ज़्यादा होती है, जहाँ पे बोट्स वगैरह चल रही हैं, उससे इस साइड का एरिया है, वहाँ पर लोग हैं जो रैपर्स को उठा रहे हैं, कचरे को उठा रहे हैं। और जो उस साइड के एरिया हैं, जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है स्नान के उस साइड, जहाँ पर नाव वगैरह बोटिंग वगैरह हो रही है, वो उसमें भी जाके आप स्नान कर सकते हैं। वहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं जिनके द्वारा कचरा उठाया जा रहा है। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे घाट के पास कि वहाँ मशीन्स आदि चल रही हैं, जो उसमें पत्ते हैं, फूल हैं, दीपक हैं, नारियल हैं, प्रसाद है, सबको साफ़ कर रही है। जितना आप सोच रहे हैं कि इतने लोग नहा रहे हैं तो पानी इतना गंदा हो चुका होगा, भाई जो जिस दिन की कंडीशन मैं बता रहा हूँ, 18 फरवरी की कंडीशनिंग जो मैंने देखी वहाँ पे, वो कंडीशन ये है, वो स्थिति ये है कि मिट्टी की वजह से जो इतने लोग नहा रहे हैं तो भाई उथल पुथल कर रहे हैं, तो मिट्टी और रेत की हलचल उतनी तो होगी। लेकिन ना पानी में कोई बदबू आ रही है, ना पानी से कोई चर्म रोग किसी को लग रहा है, और ना ही वहाँ पर पानी गंदा है कि जिसमें आप नहा नहीं सकते, आपका नहाने का मूड ही ना हो। फर्स्ट क्लास लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ठीक है। और ये घाट के किनारे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसी किनारे पे जाके, इसी संगम पे जाके हमने स्नान किया है। अभी यहाँ से हम आप लोग अपना बैग रखेंगे, कपड़े वगैरह निकाल के यहाँ से स्नान के लिए जाएंगे। हम 3 लोग थे, 2 लोग एक बार में और 1 लोग एक बार में स्नान किए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई इतनी बड़ी है, आपको पता है चोर तो हर जगह आपको मिलने ही हैं। कुछ नहीं, आपका पर्स ले जाएंगे, मोबाइल ले जाएंगे, बैग उठा ले जाएंगे, तो सावधानी ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप बात को। ट्रेन में मेरा बैग चोरी हो चुका है, इसलिए मैं ये सब यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चोरों से दुनिया भरी। और आज से नहीं, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से। और हम लोग भी फाइनल स्नान कर चुके हैं इन्हीं घाटों के पास। ये हमारे साथ मुकेश मिश्रा जी हैं और मैं भी यहाँ पे डुबकी मार रहा हूँ। ये देखिए, वीडियो के लिए मैंने भी इशारा किया कि रेडी हैं आप, बस। थैंक यू सो मच।